गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अपना आज का टॉपिक रहेगा इरिगेशन, सिंचाई। देखिए बेटा, इरिगेशन सिंचाई, इसकी परिभाषा आपको बताई थी कि कृत्रिम रूप से फसल में पानी देना, कृत्रिम रूप से फसल में पानी देने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। तो इसके अंदर देखना, जो बाजरा है उसके अंदर 3 सिंचाई मोस्ट और इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली सिंचाई है फुटान के समय, नंबर 2 है, पहली हो गई। दूसरी देखिए बाली बनते समय, और तीसरी है बेटा दाने बनते समय। ये मोस्ट और इंपॉर्टेंट इरिगेशन है। यदि किसान इन तीनों सिंचाइयों में एक भी सिंचाई नहीं करता है या कम कर देता है तो फसल का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, पहली सिंचाई फुटान के समय, दूसरी सिंचाई बाली बनते समय, और तीसरी है दाने बनते समय। इसके बाद में हमारे जो बाजरे की फसल है उसका अगला बिंदु है कीट एवं व्याधियां। कीट एवं व्याधियां, डिजीज, ये कवक के द्वारा लगता है और ये इंसेक्ट, ये कीट के द्वारा लगता है। ये रोग किसके द्वारा लगता है? फंगस के द्वारा। और ये किसके द्वारा लगता है? कीट के द्वारा लगता है। तो इसमें देखना, पहला कीट है कातरा। ये कीट क्या करता है फसल में? फसल के शीर्ष भाग को काटकर पौधे को मुरझा देता है। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल पैरोथियन नामक दवा का छिड़काव करें। इसके बाद में दूसरा कीट आता है हरा तेला। ये कीट भी पौधे के कोमल भागों से रस चूसकर पौधे को बेकार कर देता है। इसके लिए भी आप या तो क्लोरीपाइरिफॉस ले लीजिए या फिर मिथाइल पैरोथियन ले सकते हैं आप। इसके बाद में देखना, तीसरा है गंधी बग। ये धान में भी लगता है तो इसमें भी लगता है। देखना, ये बाजरा है जो खरीफ ऋतु का है और इसके अंदर गंधी बग कीट लगता है। ये ऐसा इंसेक्ट होता है जिसको हाथ से छूने पर गंध आने लगती है, उसको हम गंधी बग के नाम से जानते हैं। ये हरे रंग का छोटा कीट होता है जो पौधे की हरी अवस्था में आक्रमण करता है और पौधे से रस चूसता है। इसके लिए भी आप मिथाइल पैरोथियन नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, ये थे कीट। और एक कीट और होता है दीमक, सफेद लट। दीमक भी लगती है, लेकिन यहां पर जो प्रमुख कीट है वो सफेद लट है। ये सफेद लट क्या करती है? फसल को सुखा देती है। खड़ी फसल को क्या कर देती है? सुखा देती है। इसलिए आप लोग क्लोरीपाइरिफॉस नामक दवा
का आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे किसान को आशातीत लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद में देखना रोग, देखिए यहां पर देखिए रोग, देखिए बाजरे की फसल के प्रमुख रोग देखिए यहां, ये प्रमुख रोग है जिसको मैं यहां बोर्ड पर लिख रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। एक तो है जोगिया, इस रोग को अन्य नामों से जानते हैं। एक तो है ईयर ग्रीन या हरित बाली रोग। ये बेटा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा देखना, कोला स्क्लेरोस्पोरा, ध्यान से सुनना। एक फंगस है जिसके द्वारा ये जोगिया रोग हो जाता है, जिसको हम अन्य नाम से जानते हैं ईयर ग्रीन हरित बाली रोग। इस रोग का प्रकोप स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक कवक के द्वारा होता है। इस रोग के अंतर्गत सिट्टों का निर्माण न होकर या बाली का निर्माण न होकर इसका जो सिट्टा है वो बालियों में पत्तियों में बन जाता है, पुष्पगुच्छ हो जाता है, मतलब गुच्छे के रूप में हो जाता है। तो देखना ये एक ऐसा रोग है जो बाजरे की फसल का प्रोडक्शन कम करता है बेटा। इसलिए आप लोग ये रोग लगने पर मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद में अगला रोग है प्रमुख अर्गट रोग। ये रोग बाजरे की फसल का प्रमुख रोग है और वर्षा ऋतु में इसका आक्रमण अधिक होता है। और इस रोग का आक्रमण या इस कवक का आक्रमण सिट्टा आने पर या बाली आने पर, जिसको सिरे बोलते हैं आप लोग, आने पर आक्रमण होता है। ये सिट्टे में गोंद उत्पन्न कर देता है। इसका नाम गोंदिया या चेपा के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? चेपा के नाम से जानते हैं इस रोग को, अर्गट रोग को। इसका नियंत्रण भी आप डाइथेन M45 या जिनेब कह सकते हैं। आप देखिए, आप लोग डाइथेन Z78 इसको जिनेब के नाम से जानते हैं, और डाइथेन M45 इसको भी हम किस नाम से जानते हैं? मैनकोजेब के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मैनकोजेब के नाम से जानते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिए आप लोग, इसको हम जिनेब के नाम से जानते हैं, इसको हम मैनकोजेब के नाम से जानते हैं। तो इनका स्प्रे कर सकते हैं, इस रोग का नियंत्रण हो जाएगा। ये दोनों में फिर क्या करना है देखना, नियंत्रण रोकथाम हो रहा है। रोग ग्रसित पौधे को उखाड़ कर जला देवे, चाहे वो ईयर ग्रीन हो, चाहे हरित वाली रोग हो, चाहे अर्गट रोग हो। रोग ग्रसित पौधे को उखाड़ कर जला देवे या दबा देवे, या फिर जो जहां ये रोग हो रहा है उस खेत के अंदर ये बाजरे की फसल नहीं बोए। इसके बाद में देखना आप, हमारा अगला बिंदु आता है कटाई। कटाई देखिए बेटा, ये ध्यान रखना, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोलाई
या ग्रेमनिकोला देखना आप लोग, ये इस जोगिया रोग उत्पन्न कर देती है। तो देखिए आप लोग, इसके बाद में हमारा अगला बिंदु है कटाई एवं मंडाई। कटाई एवं मंडाई। मंडाई देखिए बेटा, फसल किसान को फसल पकने पर फसल की कटाई करनी होती है। उसके बाद में इसके बाल को या इसके तने को अच्छी प्रकार से सुखाकर, जैसे तना है, तने को हम मशीन के द्वारा कुट्टी काट लिया जाता है। और मंडाई है, इसको जो बाली आती है जिसको सिट्टा बोलते हैं आप, इसको थ्रेशर मशीन के द्वारा सूखने के बाद में थ्रेशर मशीन के द्वारा दाने को अलग कर लिया जाता है। तो यहां पर ये कटाई एवं मंडाई मोस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अन्य टॉपिक है वैसे ही ये कटाई एवं मंडाई भी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए दाने में आपके बोर्ड सिलेबस में 20% दे रखा है। दानों में 20% नमी रहने पर फसल की कटाई कर लेवे। दानों में 20% नमी रहने पर फसल की कटाई कर लेवे। लेकिन बेटा यहां पर देखना आप लोग, फैक्ट पर्सन है 12 से 14%, 12 से 14% नमी होने पर फसल की कटाई कर लेवे। इसके बाद में देखना उपज, देखना उपज देखिए, इसकी उपज जिसको इल्ड कहते हैं। देखिए यहां पर देसी किस्मों या सॉरी सामान्य किस्म ले लीजिए आप लोग। सामान्य किस्मों से 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्त होती है। बहुत सारी किताबों में 10 से 15 क्विंटल दे रखा है, 10 से 15 क्विंटल दे रखा है, और यहां पर 15 से 20 क्विंटल इसकी सामान्य उपज है। और इसके बाद में इसका भंडारण आप लोग 10% नमी होने पर इसका भंडारण करें। ये आपकी बाजरे की फसल है, वो कंप्लीट होती है। खरीफ ऋतु की कौन कौन सी थी? एक तो धान थी, इसके बाद में मक्का थी, और तीसरे नंबर पर हमारी क्या थी? बाजरा। ये हमारी तीसरी फसल कंप्लीट होती है। उसके बाद में हमारी चौथी फसल का नाम है गेहूं। क्या है? गेहूं। ध्यान से सुनिए बेटा, देखिए बेटा आप लोग ध्यान से सुनिए। वीट, देखिए वीट अंग्रेजी में हम वीट कहते हैं। क्या कहते हैं? वीट। हिंदी में क्या कहते हैं? गेहूं कहते हैं। गेहूं। देखिए बेटा, ये हमारे उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका दूसरा स्थान है। इस फसल का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। इस फसल को या गेहूं को धान्य फसलों का राजा भी कहा जाता है। देखना यहां लिख रहा हूं मैं, धान्य फसलों का राजा। यहां जेठ का प्रश्न बनता है गेहूं। देखिए बेटा क्या है? गेहूं। धान्य फसलों का राजा किसे कहते हैं? धान्य फसलों की रानी किसको बताया था मैंने? मक्का को बताया था। तो देखिए यहां पर धान्य फसलों का राजा क्या हो गया? गेहूं हो गया है। गेहूं की फसल का हम वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करना बहुत ही अति आवश्यक है। इससे पहले देखना आप लोग, गेहूं को आप किस किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम देखना ईयर के नाम से जानते हैं। गेहूं को हम ईयर, हेड और स्पाइक
स्पाइक के नाम से जाना जाता है। स्पाइक को हम हिंदी में बाली कहते हैं। क्या कहते हैं? बाली कहते हैं। तो देखिए बेटा, आप लोग इसको ईयर भी कह सकते हैं। कई बार जेट के अंदर प्रश्न उठा लेता है कि गेहूं की बाली को किस नाम से जानते हैं, ईयर के नाम से जानते हैं या इस हेड के नाम से जानते हैं या स्पाइक के नाम से जानते हैं। तो इसको अच्छी प्रकार से आप लोग जानकारी प्राप्त कर लेना। तो आप देखिए, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? दो नाम है बेटा। इसके नाम तो बहुत सारे हैं। इसके गेहूं के 3-4 प्रकार के गेहूं हैं। मैक्रोनी गेहूं भी है, डाइकोकम भी है, इमर गेहूं भी है। लेकिन आपके यहां ये नाम चल रहा है जिसको खाने के लिए आप लोग, जिसका पीसिया गेहूं के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पीसिया गेहूं के नाम से जानते हैं। ट्रिटिकम, ध्यान से सुनना, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये लीलियस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। क्यों? मैंने आपको बताया था जहां एल आ जाए वहां लीलियस समझे। और दूसरा नाम क्या है देखना, ट्रिटिकम वल्गेयर। ये दो नाम हैं। इसको आप लोग अच्छी प्रकार से याद करना। इसके बाद में देखिए बेटा, फैमिली देखना, इसका कुल कौन सा है। ये ग्रेमनी या पोएसी या घास कुल की फसल है। इसके बाद में देखना, इसका ओरिजिन देखिए, ओरिजिन, इसका ओरिजिन है दक्षिणी, कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया या टर्की एशिया माइनर, टर्की एशिया माइनर, एशिया माइनर। देखिए बेटा, इसका नाम, ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान, कुल ग्रेमनी देखना। इसका नाम दोबारा देखना, ट्रिटिकम एस्टिवम, इसका वनस्पति नाम है। क्या बताया मैंने? एक शब्द जो भी है आपको बारीक से इसको देखना है। ट्रिटिकम देखना, कैसे बोलेंगे हम? ट्रिटिकम एस्टिवम। यहां पर वंश है और ये जाति है, तो यहां पर इनको अलग अलग दर्शाना है बेटा। बहुत सारे क्या करते हैं कि इसके अंडरलाइन लगाते ही नहीं है। देखना, बहुत सारे बालक होते हैं जो गलत करके आते हैं बोर्ड के अंदर। ये बिल्कुल एग्जामिनर पर निर्भर करता है कि अगर जो इस रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है वो एक अच्छा स्टूडेंट या उसको नॉलेज वक्ता कहा जाता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, इस रेखा को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने भूल से छोड़ दिया तो इसके नंबर काट लिए जाते हैं। तो देखना, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसके बाद में दूसरा क्या है? ट्रिटिकम वल्गेयर। इसका फैमिली है ग्रेमनी या पोएसी। ओरिजिन है इसका दक्षिणी पश्चिमी एशिया या टर्की एशिया माइनर। इसके बाद में गुणसूत्र देखिए, जिसको हम अंग्रेजी में क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। ध्यान रखना, तो 2n बराबर 42। जैसे डूरम गेहूं में 28, अन्य गेहूं में जो 2-3 वेराइटी है उसमें 28 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर जो ये षष्ठ गुणित गेहूं है, कौन सा है? षष्ठ गुणित गेहूं है। ये पूछ सकता है कि जो आप लोग खाने के लिए काम में लिया जाता है वो कौन सा गेहूं है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, वो षष्ठ गुणित गेहूं होता है जिसको आप खाने के लिए उपयोग में लेते हैं, या इसको पीसिया गेहूं के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पीसिया गेहूं के नाम से जानते हैं। इसके बाद में
इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न यहां बना कि धान्य फसलों का राजा कौन सी फसल कहते हैं? गेहूं को। तो देखना, गेहूं की फसल में गेहूं के दाने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। ग्लूटीन प्रोटीन। इसके बाद में देखना, गेहूं की चपाती किसके कारण फूलती है? वो भी क्या है? ग्लूटीन प्रोटीन के कारण ही फूलती है बेटा। ये कई बार जेट में प्रश्न उठ जाता है कि गेहूं के दाने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। और गेहूं की चपाती किसके कारण फूलती है? ये भी ग्लूटीन प्रोटीन। और ये ग्लूटीन जो प्रोटीन है बेटा, वो कितना परसेंट पाया जाता है? 8 से 15% पाई जाती हैं। 8 से 15% पाई जाती हैं। और आटे में लगभग 7 से 8% ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। तो ध्यान से सुनना आप लोग। अब मैं आपको एक प्रश्न और बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए आप, कि गेहूं में पाए जाने वाले जीन, गेहूं में पाए जाने वाले जीन का क्या नाम है? तो यहां पर नोरिन 10 है। नोरिन 10। आपसे प्रश्न जेट में पूछ लेते हैं कि गेहूं में कौन सी जीन पाई जाती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बारीकी से देखेंगे जेट के अंदर प्रश्न, तो ही आप सिलेक्शन, आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं बेटा। तो गेहूं में पाए जाने वाले जीन का क्या नाम है? नोरिन 10 है। अब इसके अंदर देखना, ये नोरिन 10 किसने विकसित किया था? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने। किसने? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने इसकी खोज की थी। कहां की थी? मैक्सिको में। कहां की थी? मैक्सिको के अंदर की थी, मैक्सिको। और ये किया था, कब किया था? 1961-62 में। 1961-62 में इसकी खोज की थी। ध्यान से सुनना, 1961 से 1962 में इसकी खोज की थी। किसकी? जीन की। और यहां पर देखना, इसका इसी से दूसरा प्रश्न बनता है कि गेहूं की जो बोनी किस्म है, उसके लिए कौन सा उत्तरदायी जीन है? उसका भी नाम क्या है? नोरिन 10 है। जो हमारे भारत के अंदर एक हरित क्रांति यहां लाई गई थी, तो यहां पर जो हरित क्रांति लाई गई थी, वो यहां 2 किस्म थी। एक तो सोनारा 64 थी, एक लार्मो 64A। तो ये ध्यान रखना, दोनों किस्में हरित क्रांति लाई गई। दोनों किस्मों के अंदर यहां पर 2 फसल थी, एक तो था गेहूं और एक धान। ये दोनों फसल ऐसी थी जिनके द्वारा बेटा हमारे भारत के अंदर हरित क्रांति लाई गई थी। और ये जो नोरिन 10 जो बोने गेहूं था, वो यहां मैक्सिको के अंदर 1961 से 1962 में इसको विकसित किया गया था। तो ये ध्यान रखना, ये 1965 में हरित क्रांति शुरू की थी। कहां? यहां पर भारत के अंदर लाया गया था। और ये जीन नोरिन 10 जीन कहलाता है। इसको ध्यान से सुनिए आप लोग। इसके बाद में यहां पर अगला प्रश्न बनता है इसके अंदर कि देखिए बेटा, कि 1000 दानों का भार, गेहूं के 1000 दानों का भार, गेहूं के 1000 दानों का भार कितना होता है?
40 ग्राम होता है। गेहूं के 1000 दानों का भार कितना होता है? 40 ग्राम होता है। और ये ध्यान रखिए, प्रश्न कभी भी आप भूलना मत कि गेहूं के 1000 दानों का भार कितना होता है। तो कितना बताएंगे आप लोग? 40 ग्राम बताएंगे। इसके बाद में देखना आप लोग गेहूं की बाली के अक्ष को, गेहूं की बाली के, ध्यान से यहां प्रश्न बन रहा है, गेहूं की बाली के अक्ष को क्या कहते हैं? रेचिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेचिस कहते हैं। रेचिस, ये भी प्रश्न बन जाता है कि गेहूं की बाली के अक्ष को किस नाम से जानते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां रेचिस के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न और बनता है यहां, गेहूं का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? इसको हम शॉर्ट नाम से जानते हैं, सिमेट में है, जिसको सिमटी के नाम से भी जानते हैं बहुत सारे बालक, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है यहां। तो यहां देखिए, गेहूं का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहां है? मैक्सिको के अंदर है। कहां है? मैक्सिको में स्थित है। मैक्सिको में स्थित है गेहूं का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न बनता है, भारत में गेहूं का क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? करनाल, यह हरियाणा में है। हरियाणा, ध्यान से सुनना बेटा, ये गेहूं का जो अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वो कहां है? मैक्सिको में। और भारत में गेहूं के क्षेत्रीय अनुसंधान, भारत में गेहूं का जो क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान है वो कहां है? करनाल, हरियाणा के अंदर है। तो ये यहां पर देखना, ये बहुत सारे यहां प्रश्न बने हैं, जेट के भी हैं और आपके थ्योरेटिकल भी हैं। तो इनको एक एक बिंदु से आप देखेंगे तो आप निश्चित रूप से आपके याद होंगे और आप बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे बेटा। इसके बाद में देखना जो गेहूं का, इसके बाद में देखना आप ये गेहूं के अंदर, ये जो गेहूं का जो दाना है उसका रासायनिक संगठन देखना, दानों का, गेहूं के दानों का पोषक मान भी कह सकते हैं आप, पोषक मान। तो यहां पर देखना प्रोटीन यहां पर आपको बताइए, प्रोटीन कितनी बता दी मैंने आपको? 8 से 15% बताई। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट कितनी बताई मैंने आपको? कार्बोहाइड्रेट कितनी थी? 62 से 71% कार्बोहाइड्रेट। और यहां पर मैग्नीशियम देखिए आप लोग, यहां पर मैग्नीशियम कितना है? 36% है, 36%। और वसा देखना, वसा 2%। देखिए बेटा, यहां पर लोहा देखना, गेहूं में लोहा 19% पाया जाता है। गेहूं में लोहा तत्व कितना पाया जाता है? 19% पाया जाता है। तो एक देखना आप लोग, गेहूं के दानों का पोषक मान, प्रोटीन 8 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 62 से 71% और मैग्नीशियम 36% और वसा है 2% और लोहा कितना है? 19%। तो देखना बेटा, जेट का एक भी प्रश्न यहां पर नहीं रहता है यदि आप लोग इन पॉइंटों से याद करते हैं। तो देखिए आप लोग, ये जो दानों का पोषक मान है इसको अच्छी प्रकार से लिखकर याद करेंगे। और इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है क्लाइमेट।
क्लाइमेट देखना, क्लाइमेट जलवायु, ये बेटा हम कल बताएंगे आपको। तो आज का वीडियो आपको मैं आशा करता हूं बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसके लिए आप लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।